Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice, lesson number 19, the last lesson, part 2. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 19 और आज के सबक में हम बात करेंगे द लास्ट लेसन पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने जो पढ़ा था या जो हमारी बात हुई थी वो कहाँ पर ख़त्म हुई थी? बात शुरू हुई थी एक बच्चे के बारे में जो मेहनत नहीं करता था। एक दिन वो गुज़र रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात हुई, लोगों से देखा काफ़ी भीड़ है, तो वो समझ नहीं पाया था कि क्या माजरा। इसी तरह से वो जो है जब क्लास में घुसा तब भी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या माजरा चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये वजह है। वजह क्या थी कि उसकी आखिरी क्लास थी, उसके बाद फिर टीचर नहीं पढ़ाएंगे। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर दूसरी फ़ौजों का कब्ज़ा हो गया था और वहाँ से हुक्म आ गया था कि अब आप जो है सिर्फ जर्मन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उस वक्त जो है उस बच्चे को काफ़ी अफसोस हुआ कि वो सोच रहा था कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और हमारी आज आखिरी क्लास है, ये तो बहुत गलत किया मैंने। और फिर जो है उसको एहसास हुआ कि जिन किताबों को मैं बोझ समझता था, थका देने वाली चीज़ें समझता था, इसी तरह से टीचर को मैं जो समझता था कि बड़े ही चिड़चिड़े मिजाज के हैं, तो इससे जो है काफ़ी वो शर्मिंदा हुआ और उसने अफसोस किया। तो यहीं पर हमारा जो है ये पहला हिस्सा ख़त्म हुआ था। अब हम आगे चलते हैं और इसके दूसरे हिस्से को लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि दूसरे हिस्से में क्या बात हुई। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ इसका खुलासा, लेकिन हम टेक्स्ट को समझते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये जो है दूसरा पार्ट, जिसमें देखते हैं क्या बात की गई है। पहले हम इतने हिस्से को लेंगे, फिर हम बाकी हिस्से को लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पुअर मैन, बेचारे आदमी। तो यहाँ पर बेचारे आदमी क्या मतलब, यानी बेचारे, ठीक है। मैन का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि लफ्ज़ी तर्जुमा होगा पुअर मैन, बेचारे आदमी, यानी बेचारे इंसान, यानी मास्टर साहब के बारे में कह रहा है बेचारे। आगे कह रहा है इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। इट वॉज ये था, इन ऑनर इज्जत में, ऑफ दिस लास्ट लेसन इस आखिरी सबक के। क्या था? डेट की ही हैड पुट ऑन, कि उन्होंने पहन रखा था, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने इत्वार के कपड़े को। ओके, सो कह रहा है इट वॉज इन ऑनर, कि ये इज्जत के तौर पर था, इज्जत के लिए था। और किसकी इज्जत के लिए? ऑफ हिज लास्ट लेसन, उनके आखिरी सबक की इज्जत के लिए। नहीं, एहतरामन उन्होंने पहन रखा था। क्या पहन रखा था? फाइन संडे क्लॉथ, संडे को जो है जो कपड़ा पहनते थे अमूमन उसको, जो कि बहुत अच्छा था, स्मार्ट, मतलब कपड़ा अच्छा दिख रहा था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझा। वाई, क्यों? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बूढ़े आदमी हैं, वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे, डियर, वहां, इन द डार्क ऑफ द, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, यानी कमरे के पिछले हिस्से में। ओके, एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझा।
वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गांव के जो बूढ़े आदमी हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो जो है गांव यानी कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इट वॉज ये था, बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, यानी उनकी बैठने की वजह क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। टू माने भी, यानी वो लोग भी बहुत दुखी थे। किस चीज़ को लेकर के? डेट, इस बात को लेकर के। डेट का मतलब होता है वो कि, और यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो बोलेंगे इस बात को लेकर के, डेट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, यानी उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका तरीका था किसका? शुक्रिया अदा करने का। इट वॉज देयर ऑन वे, कि उनका अपना तरीका था, ऑफ थैंकिंग, शुक्रिया अदा करने का। किसका? आवर मास्टर, हमारे उस्ताद का या हमारे मास्टर का। किसके लिए? किस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करने का? फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उनकी जो 40 साल की जो मुखलिसाना खिदमात हैं उनका शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था। और ये तरीका था ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, यानी वो लोग अपनी अपनी एहतराम का, रिस्पेक्ट करने का तरीका था। किसका? फॉर द कंट्री, मुल्क का। डेट वाज दियर्स नो मोर, जो कि उनका अब नहीं था। यानी ये जो आए हुए थे, जो गांव से लोग आए हुए थे, जो बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वो जो है उस टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहते थे कि टीचर ने 40 साल तक खिदमत अंजाम दी। और ये एक तरीका था कि अपने मुल्क के एहतराम में वो बैठे हुए थे आकर के। वो मुल्क, डेट वाज दियर्स नो मोर, जो उनका अब नहीं था। नो मोर का मतलब, नो का मतलब नहीं, नो मोर का मतलब ज़्यादा, अब और, यानी अब उनका मुल्क नहीं था, क्योंकि इस पर दूसरी फौजों ने कब्जा कर लिया था। आगे कह रहा हूँ, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। वाइल का मतलब होता जबकि, यानी इस दौरान, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि ये सब कुछ मैं सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम पुकारा गया है, यानी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, यानी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना, ठीक है, लेकिन जब हम कुरान के साथ लाएंगे तब। यहाँ पर रिसाइट का मतलब होगा लोगों के सामने आकर पढ़ना या सुनाना, ठीक है। सो इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, कि ये मेरी बारी थी। टर्न का मतलब होता है बारी, मुड़ने के मायने में भी होता है और बारी के मायने में भी हम टर्न का इस्तेमाल करते हैं। इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, कि ये मेरी जो है पढ़ने की बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? What would I not have given, ये एक ऐसा मतलब जुमले का हिस्सा जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी इस लेसन की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो कहेंगे व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, कि मुझे क्या नहीं दिया जा चुका होगा, ये माना है। लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ वो नतीजा ये है कि इसका मतलब ये कि काश, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन का यहाँ पर आप क्या तर्जुमा करेंगे? काश, आई विश, काश मैं एबल, मैं इस लायक होता। किस लायक? टू से डेट ड्रेडफुल रूल, उस खौफनाक कायदे को बतलाने का। यानी कॉन्टेक्स्ट आप समझें कि उसको क्या सुनाना था? पार्टिसिपल सुनाना था, वो रूल सुनाने थे पार्टिसिपल के। तो वही कह रहा कि काश आज कम से कम मैं इस लायक होता कि मैं उस खौफनाक रूल को सुना लेता, ऑल थ्रू, मुकम्मल तौर पर, वेरी लाउड एंड क्लियर, और किस तौर पर? जोर जोर से और साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बगैर किसी भी एक गलती के। यानी काश ऐसा होता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं मिक्सअप हो गया, यानी मैं कंफ्यूज हो गया। जो कुछ मैंने याद किया था सब हलत मलत हो गया। ओके,
ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले अल्फाज में, यानी मैं सब कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या पढ़ूं। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ खड़ा हुआ, किस हाल में? होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर सहारा लगाए हुए, यानी उसने वो खड़ा रहा होगा और उसने टेक लगाया होगा अपने डेस्क पर। तो होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क यानी अपने डेस्क पर यानी अपने डेस्क को पकड़े हुए, यानी अपने डेस्क पर सहारा लगाए हुए। माई हार्ट बीटिंग, और किस हाल में खड़ा था? वो कह रहा था कि मेरी जो है, मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था। माई हार्ट वॉज बीटिंग, माई हार्ट बीटिंग यानी मेरा जो है दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड नॉट डेयरिंग, और मैं हिम्मत नहीं कर रहा था टू लुक अप, देखने की, यानी कि जब उस्ताद ने मुझे बुलाया, मेरा नाम पुकारा, तो मैं काफ़ी शर्मिंदा हो गया। ये हालत थी कि मेरी, मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा था और मैं जो खड़ा हुआ था डेस्क के सहारे, और मेरी जो है धड़कन तेज़ हो गई थी, मैं खौफ में था, और जो है मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कम से कम अपने टीचर को देख लूँ। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इस हिस्से में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम इस हिस्से को लेंगे और देखेंगे इसमें क्या बात की गई है। आगे कह रहा, आई हर्ड एम हेमल, मैंने सुना एम हेमल को, से टू मी, मुझे कहते हुए, यानी मैंने उनको सुना कि मुझसे कह रहे थे। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल को, से टू मी, मुझसे कहना, यानी मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना कि मुझसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आई विल नॉट स्कॉल्ड यू, कि मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। यू मस्ट फील बैड एनफ, यू मस्ट फील बैड एनफ, बैड एनफ का मतलब बहुत बुरा लगना, बहुत बुरा महसूस करना। ओके, सो यू मस्ट फील बैड एनफ, कि आपको ज़रूर जो है बहुत बुरा महसूस करना चाहिए। यह आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन मस्ट के बारे में मैंने आपको एक कायदा ये भी बताया था कि मस्ट का मतलब सिर्फ चाहिए होता नहीं है, बल्कि उसमें कोई चीज़ यानी एहतमाल हो और उसमें शदीद एहतमाल हो, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चाहिए के बजाय हम बोलेंगे कि बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा। ओके, यानी ज़रूर बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा, यहाँ पर यह माना है। सी हाउ इट इज़, देखो कि सब कैसा है, यानी देखो मतलब क्या से क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, एवरी डे रोज़ाना, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हमने अपने आप से कहा था, या अपने आप से कहा, बाहरे आई प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास या मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा, आसान सा जुमला है। एंड नाउ यू सी, और अब आप देखते हैं, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको हम चेंज करके बोलेंगे, अब आप देख रहे हैं। वेयर वी हैव कम आउट, कि हम सब कहाँ आ गए हैं। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये बड़ी परेशानी है विद अल्सास, अल्सास की। अल्सास का मतलब ये पूरे जो गांव था उसका नाम लेते हुए कह रहे हैं कि यानी ये मामला पूरे अल्सास का है। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, कि ये बड़ी परेशानी है विद अल्सास, अल्सास के साथ, यानी ये जो मामला है कि आप नहीं सुना पा रहे हैं और आप शर्मिंदा हैं, आप अफसोस कर रहे हैं, यही मामला पूरा का पूरा किसके साथ है? पूरे गांव वाले के साथ है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पर शी का मतलब अल्सास यानी पूरे जो गांव वाले हैं मतलब है यहाँ पर। तो शी पुट्स ऑफ लर्निंग, कि इसने जो है ये रखता है सीखने को, टिल टुमारो, कल तक। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि वो कल तक सीखने को रखती है। लेकिन जब हम उर्दू में आएंगे और कहानी में इसको हम बदलेंगे तो बोलेंगे कि ये मामला पूरे गांव वाला का है, जो कि यानी पढ़ने को कल तक टाल दिया करते थे। पूरे गांव वालों का ही मामला है जो कि पढ़ने को या पढ़ाई को कल तक टाल दिया करते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ अब दोज फेलोज, वो लोग, फेलो का मतलब होता है साथी, लेकिन यहाँ पर हम मुराद लेंगे वो लोग। दोज फेलोज, फेलोज का मतलब यहाँ पर क्या मुराद है? यानी फौज मुराद है जो प्रैक्टिस कर रही थी। हमला हो गया था जो जीतने वाली फौज थी, उनको बोल रहे हैं नाउ दोज फेलोज, कि अब वो सब के सब अफराद आउट देयर, वहाँ जो हैं, विल हैव द राइट, उनको हक होगा,
ओके, नाउ दिस फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट, कि अब उन लोगों को हक होगा, किस चीज़ का हक होगा, टू से टू यू, आपसे कहने का, क्या, हाउ इज इट, कि कैसे हो सकता है, हाउ इज इट, ये कैसे हो, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा हाउ इज इट का, ये कैसे है। बट हम जब इंग्लिश में आएंगे तो बोलेंगे, यानी उर्दू में आएंगे ताबीर में, तो बोलेंगे कि कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच, तुम जो है फ्रेंच होने का बहाना करते हो। क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो है तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, क्योंकि फ्रेंच की बात चल रही है ना, फ्रेंच उसको नहीं आती थी। और एक आदमी की पहचान है ज़ुबान उसकी, जैसे कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँ तो मुझे हिंदी आनी चाहिए, मुझे उर्दू आनी चाहिए, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा ना कि फ्रेंच है। वरना अगर कि मैं इंडियन हूँ, अगर मुझे हिंदी ना आए और मुझे उर्दू ना आए, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि बहाना कर रहा है कि ये इंडियन है, लेकिन इंडियन नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब फौजी पकड़ लेंगे तो तुमसे बात करना चाहेंगे, और तुम्हें वो चीज़ नहीं आएगी, तो फिर कहेंगे कि बहाना कर रहा है कि फ्रेंच में नहीं है, तो उसे फ्रेंच नहीं आ रही थी, ये गाँव वालों को। तो यही कह रहा है कि अब जो है उनको हक होगा कि तुमसे कहें कि कैसे हो सकता है कि तुम जो है बहाना कर रहे हो फ्रांस का होने का, तुम फ्रांस के हो नहीं। क्यों? क्योंकि जो है तुम्हें अपनी जुबान नहीं आती है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, और ये कि तुम नीदर, ना ही स्पीक बोल सकते हो, ना राइट, और ना ही लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, अपनी जुबान। वो कह रहे हैं कि फौजियों का हक होगा कि वो तुमसे कह सकें या आपसे कह सकें कि जो है आप जो है फ्रेंच होने का बहाना कर रहे हो, कि जो है ना तो आपको लिखना आता है ना ही बोलना आता है। ओके, आगे कह रहे हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कह रहे हैं कि लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, मेरे प्यारे फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, वी हैव ऑल, हम सब के पास है, अ ग्रेट डील, बहुत बड़ा मामला, टू रिप्रोच, इल्ज़ाम लगाने का, अवर सेल्फ विद, अपने साथ। ये लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने किया। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, कि हम सब जो है खुद को जो है इल्ज़ाम ठहराते हैं कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, बल्कि हम सारे के सारे लोग खुद को जो है मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें नहीं फ्रेंच आती है, बल्कि जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी फ्रेंच नहीं आती है। तो ये इल्ज़ाम जो है हम जब सारे लोग अपने आप पर लगा सकते हैं, यानी सारे के सारे इसके जो है मुलजिम हैं, सब ने इसका इर्तिकाब किया है। आगे कह रहा है योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस, कि आपके जो है वालिदैन वो शौकीन नहीं थे, बेताब नहीं थे, एनफ बहुत ज़्यादा, इसलिए टू हैव यू लर्न, आपको सिखाने के लिए, आपको तालीम देने के लिए। यानी आपके पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर शौक़ नहीं था कि आपको पढ़ाएं, है समवन लर्न का मतलब पढ़ाना। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म, दे प्रिफर्ड, उन्होंने फौकियत दी, टू पुट यू, आपको लगाने का, ऑन वर्क, काम पर, यानी काम पर रखने का को फौकियत दी, नहीं, आपको काम पर लगाने को उन्होंने तरजीह दी। कहाँ पर? ऑन अ फार्म पर, और एट द मिल्स, या चक्की पर। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि और पैसे कमा सकें। लिटिल मोर मनी का मतलब मजीद पैसे होना, यानी ताकि और पैसे कमा सके, और पैसे हो सके उनके पास। ओके गाइस, तो इसमें इस बारे में बात की गई है। उम्मीद करता हूँ कि यह हिस्सा भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बात हुई। आगे हम इस पूरे हिस्से को लेंगे, कहेंगे एंड आई, और मैं, यानी जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, आई हैव बीन कि मैं हूँ, टू ब्लेम इल्ज़ाम लगाने का, आल्सो भी यानी मैं खुद पर भी इल्ज़ाम लगाता हूँ, या मुझको भी मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। आई हैव आल्सो बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझे भी मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, ऑफन का मतलब बार बार, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, कि क्या मैंने आपको बार बार नहीं भेजा है, कहाँ पर? टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे जो है फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग आवर लेसन, योर लेसन, यानी आपको जो है लेसन सीखने के बजाय, यानी मैं
ये नहीं, आपसे नहीं कहता था कि आप अपने सबक को पढ़ो, बल्कि मैं आपको अक्सर जो है पौधों में यानी फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा करता था, यानी मैं भेजा करता था। तो आप मुझे भी मुजरिम ठहरा सकते हैं इसका। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिनिशिंग और जब फिशिंग एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैंने इरादा किया, जब मैंने चाहा फिशिंग के लिए यानी मछली के शिकार के लिए जाने का, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको जो है फ़ौरन ही छुट्टी नहीं दी थी। ओके, यानी कि जब मेरा इरादा होता था कि आज मैं मछली के शिकार पे जाऊं, तो क्या मैं आपको जो है छुट्टी नहीं दे देता था, यानी पढ़ाई ख़त्म नहीं कर देता था। गोया कि मैं ऐसा करता था, इसीलिए मुझे आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। आगे कह रहा है देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक से लेकर के एक चीज़ से लेकर के दूसरी चीज़ तक यानी मुसलसल बात करते रहे। मिस्टर हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, जो है मिस्टर हेमेल बात करते गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच ज़ुबान के बारे में, यानी फ्रेंच ज़ुबान के बारे में मिस्टर हेमेल मुख्तलिफ बातें करते रहे। सेइंग, ये कहते हुए डैट कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की, यहाँ पर इनका मतलब मैं नहीं करेंगे, दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़ुबान थी। लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ ज़ुबान थी, लेकिन चूंकि आपका इंग्लिश का पैटर्न है, पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ा था, वहाँ पर पास्ट में बदल देते हैं, लेकिन उर्दू में इसको बोलेंगे कि वो कहते थे कि जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़ुबान फ्रेंच है। द क्लियरेस्ट, और क्या है, सबसे साफ़ सुथरी ज़ुबान है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल ज़ुबान है। डैट की वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, यानी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी और इतनी ज़्यादा लॉजिकल ज़ुबान है ये, डैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हम सबको इसकी जो है हिफाजत करनी चाहिए। अमंग अस, अपने दरमियान, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए, यानी इतनी अच्छी ज़ुबान है। बिकॉज, क्यों, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, कि जब किसी को यानी लोगों को ग़ुलाम बना लिया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है, उन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, होल्ड फास्ट का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज, जब तक या जितनी देर तक, दे होल्ड फास्ट, वो पकड़े रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान को, इट इज़ एज इफ, ये ऐसा होता है गोया कि, इट इज़ ये है एज इफ, गोया कि, यानी ऐसा होता है गोया कि, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास जो है उनके जो है जेल की चाबी है, यानी ज़ुबान जेल की चाबी है। ज़ुबान आपकी मदद कर सकती है आपको ग़ुलामी से आज़ाद कराने में, ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जो आप जकड़े होते हैं, उन ज़ंजीरों को तोड़ने में आपकी ज़ुबान आपकी मदद कर सकती है। ये गोया की चाबी है जेल खाने की, आप जिस जेल में बंद है या जेल के जिस कमरे में बंद है, उसकी ये चाबी है। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर को खोला, एक ग्रामर को खोला, यानी ग्रामर के एक सबक को खोला। एंड रेड अस आवर लेसन्स, और उन्होंने हमारे सबक को पढ़ा, यानी हमारे सामने पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, कि मैं हैरान था, टू सी, ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे से इसको समझ गया, यानी मैं तो हैरान था कि मैं इतना इसको अच्छे से समझ गया। All he said seemed so easy, so easy. All, जो कुछ he said, उन्होंने कहा था, seemed, वो लगा, so easy, so easy, बहुत ही ज़्यादा जो आसान। I think too, मैं भी सोचता हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा I think too, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन बोलेंगे कि मैं भी सोच रहा था, डैट की I had never listened so carefully, कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ नहीं सुना था। एंड, और ये भी सोच रहा था डैड कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कि उन्होंने कभी भी वजाहत नहीं की, तशरीह नहीं की, एवरीथिंग, तमाम चीज़ों की, विद सो मच पेशेंस, कि बहुत ज़्यादा सब्र के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ऐसा लगा, लेकिन हम कह सकते हैं ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट, तकरीबन, एज इफ, गोया कि, द पुअर मैन, जो बेचारे आदमी थे, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, वो हमें वो सारा कुछ देना चाहते थे, ही न्यू, जिससे वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, चूंकि ऑर्डर आ गया था कि अभी चले जाएंगे, तो वही कह रहा है कि ऐसा लग रहा था गोया कि जाने से पहले ये चाह रहे हो कि सारा कुछ जो है अब उड़ेल दे,
हमें देखे जाएं। और क्या कह रहे थे, और वो क्या सोच रहा था, एंड और ये सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स, यानी ही वॉन्टेड टू पुट इट ऑल, कि वो सारा कुछ जो है रखना चाहते हैं इन टू अवर हेड, हमारे जहन में, यानी वो सब कुछ हमें याद कराना चाहते थे एट वन स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है शॉट या मारना, झटका, लेकिन यहाँ पर मतलब है एक ही बार में। ओके, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये तर्जुमा हुआ इस हिस्से का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और इस हिस्से को लेते हैं आगे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने जो है लिखने में एक सबक किया, यानी हमने एक क्लास लिखने का काम किया। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने जो है लिखने में एक सबक लिया, यानी हमने लिखने की भी एक क्लास की। डेट डे, उस दिन मिस्टर हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, कि मिस्टर हेमेल जो है उनके पास थी हमारे लिए नई कॉपी, यानी हमारे लिए नई कॉपी लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड का ताल्लुक इससे है आगे जो आ रहा है। ओके, रिटन लिखा हुआ था इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, कि एक खूबसूरत जो है गोल हाथ में, यानी राइटिंग गोल थी और बहुत खूबसूरत जो है दिख रही थी वो राइटिंग। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रान अल्सास, ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड, यानी कॉपीज, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स, ये दिख रहे थे, या हैंड राइटिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज भी ले सकते हैं, अल्फाज ही ज़्यादा अच्छा, यानी अल्फाज दिख रहे थे या पेजेस जो थे कॉपी के वो दिख रहे थे, लाइक फ्लेक्स, झंडे की तरह, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो तैर रहे थे, यानी झंडे जो तैर रहे थे एवरीवेयर, हर जगह इन द स्कूल, यानी स्कूल रूम में। और कैसे दिख रहे थे, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो गोया कि ऐसा लग रहा था कि ये झंडे जो है लटके हुए हैं फ्रॉम द रोड, रोड यानी जो रोड होता है उससे, कहाँ पर, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर। ओके, यू ऑट टू हैव सीन, यू ऑट टू हैव सीन, यहाँ पर यानी आपको जरूर देखना चाहिए था, यू ऑट टू हैव यानी जरूर देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि किस तरह से हर कोई जो है काम में लगा हुआ था। ओके, यानी मंजर बयान कर रहा है, यू ऑट टू हैव सीन, कि आपको जरूर देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि किस तरह से हर कोई जो है काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना जो है पुरसुकून था ये, यानी माहौल कितना खामोश था, कितना सुकून तारी था लोगों पर, ये आपको जरूर देखना चाहिए था, यानी अलग ही जो है माहौल था उस दिन। आगे कह रहे हैं, द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। द ओनली साउंड, जो सिर्फ आवाज थी, वाज, वो आवाज क्या थी, वो थी द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पर, कागज पर कलम के चलने की आवाज। स्केचिंग ऑफ द पेन्स का मतलब कलम के चलने की आवाज, यानी इतना सुकून तारी था, इतना सिर्फ जो है कलम जिस तरह से पेपर पर चलते हैं तो जो आवाज आती है वही आवाज आ रही थी। वंस, एक दफा, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ जो है भीड़, बीटल्स का मतलब होता है भाव, खास तौर पर मच्छर की तरह होते हैं, वो उड़ रहे थे। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ओके, नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि लिटिल वंस, नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे ने भी। और ये एक जुमले का हिस्सा, ये भी मुझे थोड़ा सा कहीं से मैंने काफ़ी कोशिश की समझने की, ये भी मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा। ओके, कह रहा नॉट इवन द लिटिल वंस, लेकिन सबसे छोटे ने भी नहीं। यहाँ पर लेकिन कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है कि ये जो है वहाँ पर कबूतर भी हुआ करते थे, उनके बच्चे के बारे में कह रहा कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे थे ना, वो भी जो है ध्यान नहीं दे रहे थे, वो भी शोर नहीं मचा रहे थे। अब कौन से छोटे कबूतर के बच्चे, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। फिश हुक का मतलब होता है मछली का जो कांटा होता है, ठीक है, तो ट्रेस का मतलब होता है लगाना, बिछाना। सो हु वर्कड राइट, जो सीधे तौर पर काम कर रहे थे, ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, अपने जो है कांटेदार पंजों को लगाने में। एज इफ, गोया की डेट वॉज फ्रेंच टू, गोया की वो भी जो है फ्रेंच हो। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है,
इसमें ये जो हिस्सा है, नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रंच टू, इसमें ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पर जो कबूतर के बच्चे थे वो अपने पंजे मार रहे थे छत पर, ठीक है, ये भी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा हो कि जो उनकी आवाज़ आ रही थी, जो वो पंजा मार रहे थे, गोया कि वो भी फ्रेंच ही हो, यानी पूरा माहौल बन गया था फ्रेंच का। आगे कह रहा ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड एवरी लो, वेरी लो, कि ऑन द रूफ छत पर जो कबूतर थे वो कू कू कर रहे थे धीमे धीमे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। मेक समवन का मतलब होता है किसी से कोई काम कराना, जैसे बोलते हैं आप पढ़ना, पढ़ाना, मेक रीड, ओके, पढ़वाना जिसे आप कहते हैं। विल दे मेक देम सिंग, क्या वो उनसे गवाएंगे इन जर्मन, जर्मन में, ओके। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो लोग जो है कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे या जर्मन में गाने के लिए कहेंगे, यानी इनकी अपनी आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ में गाते हैं, तो क्या ये जो फौज है जर्मन की, क्या वो जो है जर्मन में इन कबूतरों से भी बुलवाएंगे, वो ऐसे ही जो है कह रहा है, ओके। तो ये हुआ इस पैराग्राफ का तर्जुमा, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ओके गाइज, आगे चलते हैं। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, वेन एवर जब भी आई लुक्ड अप मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग अपनी राइटिंग से, यानी मैं लिख रहा था, आई सॉ मैंने देखा, मिस्टर हैमेल सिटिंग मोशनलेस, कि मिस्टर हैमेल बैठे हुए हैं मोशनलेस, हरकत के बगैर, यानी साकिन, बिल्कुल कोई हरकत नहीं है। कहाँ पर, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो घूर रहे हैं, फर्स्ट पहले, एट वन थिंग एक चीज़ पर, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ पर, यानी पहले एक चीज़ को देख रहे हैं घूर कर, फिर ध्यान से, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। एज इफ, गोया कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, फिक्स इन द माइंड का मतलब होता है जहन में महफूज कर लेना। सो गो एज इफ, गोया कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने जहन में महफूज करना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, कि किस तरह से सारी चीज़ें दिख रही थी, इन द लिटिल स्कूल रूम, उस जो है स्कूल, छोटे स्कूल रूम में, यानी किस तरह से चीज़ें फिट थी वहाँ पर, सारा कुछ वो अपने जहन में बिठाना चाहते थे कि एग्जैक्टली जिस तरह से चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनके जहन में बैठ जाएं। फैंसी, अगर कहें कि ताज्जुब की कोई बात नहीं, फैंसी का मतलब ख्याल रहे या ध्यान दीजिए, सोचिए, यानी ताज्जुब की कोई बात नहीं है। फॉर 40 years he had been there in the same place, फॉर 40 years 40 सालों तक he had been there in the same place, कि वो उसी जगह में रहे हैं। कैसे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विद हिज गार्डन अपने बागीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो खिड़की के बाहर, यानी खिड़की के बाहर से देखते थे तो ये गार्डन उनका दिखाई देता था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपनी क्लास के साथ थे अपने सामने, यानी सामने भी उनका जो ये क्लास रूम है वो क्लास रूम भी उनके सामने ही जो है वहाँ पर मौजूद था। जस्ट लाइक डेट, बिल्कुल उसी तरह से, यानी सेम हालत में बागीचा था और क्लास रूम। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, ओनली सिर्फ द डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क और बेंच, हैड worn, वियर का मतलब होता है फटना, वियर का मतलब पहनना भी होता है, और वियर का मतलब होता है फटना या पुराना होना। स्मूथ का मतलब चिकना होना, हमवार होना, ओके। तो यहाँ कह रहे ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, लफ्जी तर्जुमा होगा कि सिर्फ डेस्क और जो है बेंचेस ये जो है चिकने हो गए थे, यानी ये घिस गए थे, ओके। बाकी सारा कुछ सेम था, तो गोया कि बेंचेस पुराने हो गए थे और जो है डेस्क पुराने हो गए थे, वो घिस गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और क्या तब्दीली आई थी, वॉलनट ट्री, अखरोट का जो पेड़ है, इन द गार्डन बागीचे में, वर टालर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, और वो होप वाइन एक दरख्त होता है, डेट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने लगाया था, यानी होप वाइन का पेड़ या दरख्त जिसको उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ बजाते खुद। ट्विंड अबाउट द विंडोज, ट्विंड का मतलब होता है मुड़ना, इस तरह का आपने देखा होगा ना, कुछ होते हैं वो इस तरह से मुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर वही कह रहा कि वो मुड़े हुए थे या चिमट गए थे। अबाउट द विंडोज, विंडो यानी जो है खिड़कियों के इर्द गिर्द, टू द रूफ छत के, ओके, छत से छत तक पहुंच गए थे वो। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इट हार्ट टू लीव इट ऑल,
कि हाँ इस चीज़ ने किस तरह से या कैसे उनका दिल तोड़ दिया होगा, टू लिव इट ऑल, कि वो जो है सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, यानी टू लीव इट ऑल, इन सारी चीज़ों को छोड़ना, इसने हाउ मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस तरह से उनके दिल को तोड़ दिया होगा, यानी इन सारी चीज़ों को ये सोच कर के छोड़ना पड़ेगा, कितनी तकलीफ पहुंची होगी उन्हें, पुअर मैन बेचारे। आगे करें, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, टू हियर सुनते हुए या सुनकर, हिज सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग अबाउट कि वो हरकत कर रही है यानी चल रही है, इन द रूम रूम में, अबव ऊपर, पैकिंग दियर ट्रंक्स अपने, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा बॉक्सेस, ओके, उनके बक्सों को पैक, यानी अपने बक्सों को पैक करते हुए या पैक कर रही थी, उनकी जो बहन है ऊपर वो चल रही थी और बक्सों को पैक कर रही थी, तो मतलब कितना बुरा लगा हुआ उन्हें। फॉर क्योंकि, आगे बात आ रही, फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि उन्हें जो है ज़रूर छोड़ देना चाहिए मुल्क को अगले दिन, ये लफ्ज़ तर्जुमा हुआ कि उन्हें मुल्क को अगले दिन ज़रूर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि उन्हें लाजमी तौर पर मुल्क को अगले दिन छोड़ कर जाना है। क्या तर्जुमा होगा कि वो क्यों पे कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लाजमी तौर पर जो है उनको अपने मुल्क को अगले दिन छोड़कर जाना है। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा हुआ इस हिस्से का, उम्मीद करता हूँ कि ये तर्जुमा भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आगे हम इस पूरे हिस्से को लेंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, यानी इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी, बट फिर भी ही हैड द करेज, उनके पास हिम्मत थी, उनके पास हौसला था, किस चीज़ का, टू हियर एवरी लेसन, हर सबक को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, आखिर तक, यानी आखिर तक वो क्लास करवाना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, क्योंकि इससे पहले लिखने का प्रोग्राम चल रहा था, वही करें, आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने जो है तारीख में एक जो है लेसन रखा, यानी हमारी एक क्लास तारीख पर हुई। एंड देन, और फिर, द बेबीज चैंटेड, जो बेबीज का मतलब स्टूडेंट, छोटे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने चिल्लाया, डियर बाबी बी बू बू, जो भी उनकी आवाज़ थी, यानी अपने हिसाब से उन्होंने आवाज़ निकाली। डाउन दियर, वहाँ नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे, ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर, एक आदमी था ये गांव का, हैड पुट ऑन, वो पहने हुए थे, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, प्राइमर का मतलब होता तमहीदी किताब, इसे प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर वही तमहीदी किताब लिए हुए अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड, वो हिज्जे कर रहे थे, द लेटर्स को, विद देम, उनके साथ, यानी बच्चों के साथ वो बैठे हुए थे नीचे, उनके हाथ में जो है तमहीदी किताब थी और वो चश्मा पहने हुए थे और उनके साथ वो भी पढ़ रहे थे, ये माना यहाँ पर। यू कुड सी डेट ही टू वॉज क्राइंग, यू कुड सी, आप देख सकते थे, यानी आप देख सकते हैं, आप देख सकते थे, डेट की, ही टू, वो भी, वॉज क्राइंग, रो रहे थे, क्राई का मतलब रोना। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि उनकी आवाज़ लड़खड़ाई, यानी उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, विद इमोशंस, जज्बात के साथ। एंड इट वाज सो फनी, और ये बहुत ही मज़ाहिया चीज़ थी, क्या, टू हियर हिम, उनको सुनते हुए, डैड की, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वी ऑल वांटेड, कि हम सब के सब, टू लाफ एंड क्राई, हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। अरे, हाउ विल आई रिमेम्बर इट, डेट लाल, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कि मुझे कितने अच्छे से याद है, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, लफ्ज़ तर्जुमा होगा मैं कितने अच्छे से याद करता हूँ, यानी मुझे कितने अच्छे से याद है, डेट लास्ट लेसन, वो आखिरी सबक, ओके, यानी बहुत अच्छे से उसने याद किया, क्यों, क्योंकि उसने सारी जो है तवज्जो वहाँ पर अपनी लगाई। ऑल एट वंस, तभी, ऑल एट वंस का मतलब तभी, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च क्लॉक, यानी चर्च में आप देखेंगे घड़ी बनी रहती है, तो द चर्च क्लॉक, तो चर्च का जो, चर्च की जो घड़ी थी, स्ट्रक 12, स्ट्रक का मतलब होता बजाना, यानी कि
जो है जब वहाँ पर घंटा चेंज होता है, यानी 1 घंटा 2 घंटा, तो वहाँ पर घंटी की आवाज़ आती है, घंटी की। तो वहाँ पर कह रहे हैं वही बजाया, 12 बजा दे, यानी 12 बज गए। एट वंस, तभी, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि चर्च ने बजा दिया 12, यानी 12 बज गए चर्च वाली घड़ी में। देन द एंजलस, और फिर एंजलस, यानी फिर एंजलस भी बजा। एंजलस प्रेयर होता है, गाना होता है जो क्रिश्चियन लोग गाते हैं, और उनका अपना टाइम होता है। तो वहाँ पर वही कह रहे हैं कि 12 बजे चर्च ने अपनी घड़ी को बजाया, यानी घड़ी में 12 बज गए चर्च वाली घड़ी में। और फिर क्या बजा, और फिर जो प्रेयर उनका खास वो भी बजा। एट द सेम मोमेंट, उसी टाइम, उसी लम्हा, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, बट द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियंस, ट्रम्पेट का मतलब होता है भोंपू कह सकते हैं, या उनका जो अपना म्यूजिक होता है। द सेम मोमेंट, उसी लम्हा, उसी वक्त, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, यानी पर्शियंस फौज की जो शहनाई थी, और पर्शियंस फौज रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से यानी कि ट्रेनिंग से वापस आ रही थी, साउंडेड, वो सुनाई दी, यानी पर्शियंस की शहनाई, पर्शियंस फौज जो कि ड्रिल से तरतीब यानी तरबियत से वापस आ रही थी, साउंडेड, वो सुनाई दी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे। मिस्टर हैमिल स्टूड अप, मिस्टर हैमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, यानी उनका चेहरा पीला था। वेरी पेल यानी उनका रंग उतरा हुआ था चेहरे का। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, यानी अपनी कुर्सी पे बैठे थे, फिर वहीं पे खड़े हुए, यानी अपनी कुर्सी पे खड़े हुए, यानी वहीं खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आई नेवर सा हिम, हमने उनको कभी नहीं देखा, लुक सो टॉल, इतना लंबा दिखाई देते हुए, यानी उस दिन वो बहुत लंबे दिख रहे थे। ओके, वेरी पेल का आप कह सकते हैं उनका चेहरा उतरा हुआ था, या उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। ओके, तो ये माना है इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और हम अपना आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे इस हिस्से को लेंगे और देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। कहले माई फ्रेंड्स सैड ही, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, यानी टीचर ने कहा मेरे दोस्तों, आई मतलब वो कहने जा रहे थे कुछ, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनको रोक दिया। चौक का मतलब होता है फंसना, यानी गला फंसना। ओके, कभी कभी ऐसा होता है हम बोलना चाहते हैं लेकिन हमारा गला फंस जाता है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ने उनको चौक कर दिया, उनको जाम कर दिया, यानी उनको किसी वजह से उनका गला रुक गया, चौक हो गया, नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन का लफ्ज़ तर्जुमा होगा वो मुसलसल नहीं कर सकते थे, वो मुसलसल नहीं कर सके, यानी वो फिर आगे नहीं बोल पाए। गो ऑन का मतलब होता है आगे जाना, यानी कंटिन्यू कोई काम करना, तो यानी वो मुसलसल आगे नहीं जा सके, यानी मुसलसल नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हुए। टर्न का मतलब मुड़ना, यानी मुड़े यानी मुतवज्जे हुए। टू का पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियर ऑल हिज माइट का मतलब पूरी ताकत लगाना। ओके, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, कि आपने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा आपने लिखा। क्या लिखा? वीव ले फ्रांस, ये उनकी जुबान है, हो सकता है वाइवा हो या ले हो, सीखना पड़ेगा क्या है। वीव ले फ्रांस यानी लिव लॉन्ग फ्रांस के माने में है कि फ्रांस जिंदाबाद। देन उन्होंने ये लिखा। ओके, देन फिर ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कि सहारे, झुक के सहारे खड़े होना। ओके, एंड लीन हिज हेड, और आपने अपने सर को टेका दिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। अगेंस्ट का मतलब होता है बरखिलाफ, यानी सहारे के माने में होगा। ओके, इसी तरह से अगर आप मेट्रो में आएंगे तो आपको सुनाई देगा, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, यानी दरवाजे के खाड़े, यानी दरवाजे के सहारे ना खड़े हो। कभी आप मेट्रो में बैठे तो आपको ये सुनाई देगा, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल या द डोर। ओके, दरवाजे के सहारे ना खड़े हो, यानी तो फिर उन्होंने अपने सर को दीवार के सहारे लगा दिया, ये तर्जुमा होगा। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी कलमे के, बिना किसी हर्फ के, बिना किसी लफ्ज़ के। ही मेड अ जेस्टर टू अस, आपने
लफ्ज़ी तर्जुमे को आपने हमें एक इशारा बनाया, यानी हमें इशारा दिया। मेक जेस्चर का मतलब होता है इशारा देना। विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो गया, यानी स्कूल को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल को ख़त्म किया जाता है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा सबक। और इस सबक में चूँकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमने सोचा इसको भी लगा दिया जाए, चूँकि आगे ज़रूर नहीं कि आपको सिर्फ कहानियाँ ही मिले, इस तरह की भी चीज़ें मिलेंगी। तो जब आप हमारे साथ उसको प्रैक्टिस में ले लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको आगे समझने में आसानी होगी। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।